खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर से टशन का माहौल है। आज मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के प्रोग्राम में टीएमसी और बीजेपी कारकुनान भिड़ गए। दोनों जानिब से मारपीट और पत्थरबाजी हुई। खबर के मुताबिक बीजेपी कारकुन का सर भी फूटा है। पुलिस तशद्दुद पर काबू पाने में मसरूफ है। तो मगरबी बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे असेंबली चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे जो सियासी पार्टियां हैं वो चुनावी मुहिम में जुट गई हैं। एक तरफ टीएमसी तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स और कारकुनान जुटे हुए हैं। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर टशन का माहौल देखा जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज नंदीग्राम में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की प्रोग्राम के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कारकुनान आपस में भिड़ गए। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज, जो इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना एजाज, चुनाव ये लफ्जी जंग तो जारी ही थी बीजेपी और टीएमसी में, और अब ये नौबत आ गई है कि दोनों आपस में मारपीट पर भी उतर आए हैं। जी बिल्कुल, देखेंगे जिस तरह से नंदीग्राम की सियासत गरमा गई है। हम कह सकते हैं कि जब से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन दाखिल किया था और उसके बाद वो जख्मी हुई थी, उसके बाद से नंदीग्राम के हालात जो है वो काफी कशीदा हो गए थे। दोनों ही पार्टियों के जो हामी हैं उनके दरमियान छोटे मोटे झड़पों की बातें, झड़प होने की खबरें जो है वो आ ही रही थी। लेकिन आज जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की एक मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद दोनों ही पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के जो कारकुनान थे ये आपस में भिड़ गए। हमने वो तस्वीरें भी देखी है कि कई ऐसे गांव थे जहां शुभेंदु अधिकारी को दाखिल नहीं होने दिया गया। तो जो दोनों बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान जो नंदीग्राम के मुद्दे पर जो लफ्जी जंग जो देखने को मिल रही थी, अब वो हम कह सकते हैं कि हाथापाई की जो सियासत है वो भी नजर आ रही है। लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, एक दूसरे को पर निशाना साध रहे हैं, और इन हालात में दोनों ही पार्टियों के वर्करों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो जख्मी हुई है। तो नंदीग्राम के जो हालात है वो कशीदा होते जा रहे हैं, और खासकर ऐसे वक्त में जब तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है, आप देखेंगे डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की नामजदगी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो दोनों ही पार्टियों के लीडरान के दरमियान हालात कशीदा हैं, और जब इस तरह की मीटिंगें हो रही हैं दोनों ही पार्टियों की, तृणमूल कांग्रेस की और बीजेपी की तरफ से, तो हालात और भी कशीदा देखने को मिल रहे हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो इन हालात में जैसे वो व्हील चेयर पर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रैलियां कर रही हैं, इंतखाबी जलसे कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि वो नंदीग्राम भी जाएंगी और शायद 19 और 20 मार्च को वो नंदीग्राम जाएंगी। तो हालात जो है वो पहले से कशीदा हो गए हैं, और अब इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि नंदीग्राम में की जो सिक्योरिटी है उस पर किस तरह से नजर रखी जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जब इलेक्शन में अभी वक्त बाकी है, पहले मरहले का इलेक्शन 27 मार्च को है, लेकिन उससे पहले जो नंदीग्राम के हालात बने हैं उसे काबू में करने के लिए क्या कुछ शबाना, बताया जा रहा है कि एक बीजेपी कारकुनान का सर भी फटा है, तो उनके हवाले से कुछ तफसील मिल पा रही है? देखिए, दोनों ही पार्टियों के जो वर्कर हैं, जो कारकुनान हैं, वो बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के वर्करों की तरफ से टकराव हुआ था जिसमें कई वर्कर जो है वो जख्मी हुए हैं। एक वर्कर जो है जो बीजेपी का कारकुन बताया जा रहा है वो काफी जख्मी हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनके लीडरान को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियां ऐसा दावा कर रही हैं कि जैसे तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लीडरान तृणमूल कारकुनों को निशाना बना रहे हैं। तो हालात कशीदा है, और इन हालात में कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियों के जो वर्कर हैं, जो हामी है, जो कारकुनान हैं, उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। पुलिस के लिए ऐसे में कितना चैलेंजिंग हो जाता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, क्योंकि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता दिनों नंदीग्राम ममता बनर्जी जख्मी हुई और आज ये वाकया, तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी किस हद तक बढ़ जाती है? देखिए, नंदीग्राम में जो हालात हैं, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो नंदीग्राम के हालात को काबू में रखे। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने भी वहां का दौरा किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां का दौरा किया है, और पूरे नंदीग्राम में जो है वो पुलिस सिक्योरिटी काफी सख्त है। लेकिन उसके बावजूद जो इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जैसे आज ही आप देखेंगे जिस तरह से बीजेपी और तृणमूल वर्करों के दरमियान जो क्लैश हुआ, ये अपने आप में एक तशवीशनाक बात है कि जब इतनी खास सिक्योरिटी की गई है
ममता बनर्जी के जख्मी होने के बाद जिस तरह के हालात चेंज हुए हैं और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से दावा किया गया कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं और पुलिस की निगरानी सख्त की गई है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसमें चूक नजर आ रही है और यही वजह है कि इस तरह के हालात जो है वो और भी कशीदा से कशीदा तक होते जा रहे हैं। शबाना, कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगी इस वाकये को लेकर, तो क्या दोनों पार्टियों में से किसी की तरफ से भी इस मामले को लेकर कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, यही कहा गया है दोनों पार्टियों की तरफ से कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के लीडरान तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी कारकुनों को निशाना बनाया और ऐसा ही इल्जाम तृणमूल कांग्रेस भी लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों को बीजेपी के वर्करों ने निशाना बनाया। तो दोनों ही पार्टियां अपना अपना दफा कर रही हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जो निगरानी है, जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है, उसको इस जांच के बाद दोनों ही पार्टियों के लीडरान के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हालात हैं, जो कशीदा हुए हैं, जो मीटिंगें हो रही हैं, उसमें वर्कर के साथ साथ आम लोग भी शामिल होते हैं। जो वोटर हैं वो भी लोगों को सुनने और देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे में इसका खमियाजा, इसका असर कहीं ना कहीं आम लोगों पर पड़ता है। तो जरूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन और खुद पुलिस की सिक्योरिटी जो वहाँ पे है उसकी तरफ से दोनों ही पार्टियों के लीडरान के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया, लेकिन जो हकायक है, जो सच्चाई है, वो पुलिस की तरफ से ही सामने आएगी। और अगर इन दोनों पार्टियों के लीडरान के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए जाते हैं तो हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जो मगरबी बंगाल में सियासी हलचल तशद्दुद का रूप भी इख्तियार करती हुई जा रही है, ऐसे में देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करती है। शबाना एजाज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने मगरबी बंगाल के पुरुलिया में आवामी जलसे से खिताब किया और ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ममता के पास बस चंद दिन बचे हुए हैं, 2 तारीख के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने बंगाली जबान में तकरीर करके लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा, दीदी कह रही हैं खेला होबे और बीजेपी कह रही है कि विकास होबे, चाकरी यानी नौकरी होबे, खवातीन की तरक्की होबे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला होबे, खेला होबे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। मुल्क की सनती राजधानी मुंबई में कोरोना के मामलों में एक मर्तबा फिर जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने का इशारा दिया है। मेयर के मुताबिक मुंबई में नाइट कर्फ्यू नाफिज करना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है और सबसे ज्यादा जो मुतासिर स्टेट है वो महाराष्ट्र है। ऐसे में धीरे धीरे जो लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बन रही है, मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मोइनुद्दीन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइनुद्दीन, आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में इतनी तेजी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एक वाहिद स्टेट है हिंदुस्तान का जहां पर कोरोना के वायरस के जो मामलात हैं वो बहुत ही तेजी से फैलते जा रहे हैं, क्योंकि मामला ये है कि जो ये नया वायरस आया है ये दूसरे वायरस के तरह जो है वो क्राउड में फैलता है और मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो है वो भीड़ भाड़ के इलाके बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि आपने कहा कि किशोरी पेडनेकर जो कि मुंबई मेयर है, उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि नाइट कर्फ्यू के
अमल से और इसके चांस से जो है वो कोई भी इनकार नहीं है, क्योंकि मामला इतने बढ़ते जा रहे हैं। कल बरोज बुध के रोज जो है वो अगर हम टैली करें, इसको देखें तो मालूम पड़ता है कि 2377 केसेस जो है वो एक दिन में यहाँ पर वाजे हुए हैं, आए हैं और 16,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस जो है वो मुंबई में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किशोरी पेडनेकर ने जो है ये वाजे किया है कि जो क्राउडेड प्लेस है, जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, जो मार्केट है, इनको जो है वो कहीं और शिफ्ट करने का भी प्लान बीएमसी कर रही है। मौजूदा मार्केट के अलावा जो है वो कहीं और मार्केट को, दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा ताकि भीड़ भाड़ से जो है बचा जा सके। मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर जो है वो डेंस पॉपुलेशन है और इस तरह के मामला की वजह से जो है वो कोरोना वायरस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक जो कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं और काबिनी वजीर हैं, उन्होंने भी कहा है कि नाइट कर्फ्यू से जो है वो इनकार कतई नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ के जो वजूहात है उस पर काबू पाना जरूरी है और इसके लिए जो है वो ना ही हुकूमत बल्कि हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो भीड़ भाड़ ना करे और तमाम के तमाम उसूलों की पाबंदी करें ताकि जो है वो कोरोना को स्टेट से भगाया जा सके। मोहिउद्दीन, हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन निफाज किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या हुकूमत को तैयार रहना होगा कि आइंदा दिनों में भी धीरे धीरे हुकूमत इन चीजों को बढ़ा सकती है, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में जो है वो नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है और ऐसे कई अजला है, ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर जो है वो बाजार में पाबंदी आयद कर दी गई है। जो हफ्तावारी बाजार भरते हैं उसको भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मुंबई के अलावा जो है वो दीगर शहरों में कर्फ्यू, नागपुर में जो है कर्फ्यू लगाया गया है, मराठवाड़ा के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। तो इस बात से कतई इनकार नहीं है कि लॉकडाउन की सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है, लेकिन हुकूमत इस बात की कोशिश में है कि मुंबई जैसा शहर जो कि हिंदुस्तान की बैकबोन माना जाता है मैशत में, माशी मामलात में, इसको जो है वो लॉकडाउन से बचाया जा सके ताकि एक बहुत ही बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगी हुकूमत अगर मुंबई में लॉकडाउन लगता है और इसकी मैशत जो है वो दोबारा पटरी पे आने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो मुंबई के अलावा जो है वो पुणे, नागपुर और मराठवाड़ा के कई इलाके हैं जहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल है, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं है कि अगर मामलात बढ़ते हैं तो लोगों की सेहत और जिंदगी बहुत अहम है लॉकडाउन के। जी तो बिल्कुल एक बार फिर कोरोना अपने पैर फैला रहा है, ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। तमाम तर लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियात बरतें। मोहिउद्दीन, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इंग्लिश में मना कर देते हैं। फूफड़ के मौसा के बेटे के सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। करो इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली में भी कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में इंतजामिया अलर्ट हो गया है। इंतजामिया की जानिब से जहां आवाम में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, वहीं आवाम को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए एसडीएम ने सड़क और बाजार में कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान काटे।
जब से कोरोना के केसेस और बढ़े हैं हमने सख्ती और कर दी है। हम लोगों का जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं या वायलेट कर रहे हैं गाइडलाइंस का, उनका चालान कर रहे हैं। वो चालान 2000 रुपए का होता है और साथ ही साथ हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि आपका ये गवर्नमेंट का ये रूल है और आपको उसको फॉलो करना है। और इमीडिएटली हम लोग ये मास्क है जो उनको बांट भी रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। किसी भी तरह प्रयास करके हम उसको करते हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना सर उभार रहा है। एक दिन में 536 मामले सामने आए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आवाम कोरोना गाइडलाइन पर अमल नहीं कर रहे हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां और चालान भी काटे जा रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। मास्क क्यों लगाया है आपने? पूरी तरीके से क्यों नहीं लगाया है? हाँ, बोलेंगे कुछ? लगा रहे नहीं तो अभी क्यों नहीं लगाया आपने? अभी बैठे हुए थे, थोड़ा बात कर रहे थे इसलिए। बैठे रहने से एक मास्क जरूरी नहीं होता? तो मास्क तो अब लगाते तो हैं लेकिन ध्यान भूल गए थोड़ा, इसलिए नहीं लगा पाए थे। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपने कैमरा देखा तो फटाक से लगा लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगाते तो हैं, बराबर कंटिन्यूस लगाते हैं। आपको नहीं पता दोबारा से कोविड बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ गया तो तभी तो लगा लिया। लगाते तो है ही। तो लगा के क्यों नहीं रखा था? तो बैठे हुए थे, थोड़ा ध्यान। बैठने पे नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, कंटिन्यूस चलता है। तो वो तो आपकी पॉकेट में रखा था। पॉकेट के लिए होता है मास्क? अरे नहीं, थोड़ा बात कर रहे थे इसलिए नहीं लगा पाए। बात करते में नहीं लगाते? बात कर ही नहीं पाते, आवाज ही नहीं सुनाई देती। हमारी आवाज कैसे आ रही है? नहीं, आपकी आ रही थोड़ा ना, मेरे गले में दिक्कत है इसलिए। अच्छा, बहाने बहुत सारे। नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने भी ठीक से नहीं लगा रखा है। देखिए, अब ये इतना ही रहता है। इससे अगर क्योंकि हमें अब आपको साइज दिखाना, मैं लेके बोलता बेटे इसका 6 नंबर दे दो, 7 नंबर दे दो, तो इसमें थोड़ी दिक्कत। हम कितना भी ऐसे भी कर लेना। तो मास्क सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लगाना है ना, सेफ्टी के लिए लगाना है। सेफ्टी के लिए। आपका मास्क तो अभी लगाया आपने? नहीं, मेरा शुरू से लगा हुआ। सिर्फ टंगा हुआ था? नहीं, मेरा यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ ने बोला कभी झूठ मत बोलना। मैं सच्चाई के रास्ते चलता हूँ। कोरोना के नाम से ना मास्क को खुद बांटते हैं। अब थोड़ा सा गलती हो गया, अब नहीं है, कहाँ से दें? लेकिन कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है सबकी। बिल्कुल मैडम, बनती है, लेकिन मास्क ना ऐसे था, अब उसको ऐसे कर दिए। सब लोग कल अब 2-2 हजार रुपये नहीं कैसे करेंगे? और जो नहीं पहना है उसके लिए आप काटिए ना भाई। हम लोग तो खुद सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? हमारे लिए तो हो रहा है जो हो रहा है सर, हमारे लिए ही हो रहा है। आप देखिए जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि मास्क ना लगाने पर 2000 रुपए का चालान कटेगा, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि टीम भी यहाँ पर है और जो इन लोगों के मास्क चालान काटे जा रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर है। उनका कहना है कि थोड़ी देर के लिए मास्क नीचे हटा था इसलिए चालान काटा जा रहा है। वो खुद मास्क बांटते हैं, लेकिन आप खुद मास्क बांटते हैं और थोड़ा सा ये नीचे हुआ तो आपने ध्यान नहीं दिया। मैडम अब देखिए, सांस लेने के लिए आप भी कर लेंगे अभी थोड़ा कहीं जाके। अब ऐसे तो हुआ उसमें, अब 2000 रुपये कहाँ से देंगे बताइए? अगर मास्क नहीं रहता ना तो मैं खुद बोलता सर को कि हाँ नहीं है, काट लो भाई मास्क। देखो अब हो गया उसमें, अब 2-2 हजार रुपये बहुत हो जा रहे हैं ना, कहाँ से देंगे? नहीं है तो अभी सर मेरा ऐसा था, आप खुद देखें, आप ही मेरे को पकड़े, ऐसा था मेरा। कोई बात नहीं, हो गया, कोई नहीं देखो ऐसा है सर, नहीं रहता तो समझ आता ना। चलो ध्यान रखो। लेकिन सर अगर यहाँ पर जिस तरीके से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बार बार लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, किस तरीके से क्या मास्क की बात? पहले तो अनाउंसमेंट होता है, पुलिस चौकी की तरफ से पूरी मार्केट के लिए अनाउंस हो रहा है कि सभी मास्क लगाएं, और नहीं लगाएंगे और चालान अगर नहीं कराएंगे तो 188 की कार्रवाई है। तो कोशिश है, ज्यादातर लोग लगा रहे हैं, पर कई जिद्दी होते हैं कि पुलिस का कहना भी नहीं मानते, और फिर भी क्या हो गया, इस तरीके से लोग व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, तो जो लोग जिद्दी होते हैं, नहीं समझते, तो क्या मास्क भी आप उन लोगों को देते हैं? मास्क भी देते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, दोनों, बिल्कुल दोनों। तो यहाँ पर सख्ती फिर से एक बार शुरू हो गई है, क्योंकि सख्ती पूरी कर रखी है, आदेश है प्रशासन का, पूरी सख्ती करेंगे और सभी मास्क का फॉलो करवाएंगे। जो नहीं मानते हैं उस चीज के लिए कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है, और उन्होंने साफ कहा है कि दवाई के साथ साथ अभी भी कड़ाई का पालन करना होगा। इस वक्त हम दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में खड़े हुए हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से लगातार कोविड के चलते लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने की अपील बार बार की जा रही है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरीके से यहाँ उड़ाई जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अभी हमें कड़ाई करने की जरूरत है, मास्क लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाया तो हुआ है, लेकिन उसे जिस तरीके से लगाना चाहिए उस तरीके से मास्क नहीं लगाया गया है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप अधिकांश लोगों के गले में लटका हुआ मास्क देखेंगे। और अगर दिल्ली की बात करें तो एक बार फिर से यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं।
कल की बात करें तो 536 मामले सामने आए हैं और आप देख भी सकते हैं कि सिर्फ मास्क फॉर्मेलिटी के लिए लगाया हुआ है, ताकि कोई कुछ कहे तो हम उन्हें कहें कि हमने मास्क लगाया। मैडम, आपने मास्क ठीक से क्यों नहीं लगाया है? सॉरी, अब लगा रहे। नहीं, अभी एकदम आपको नहीं लगा कि कोरोना के चलते हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए? हाँ जी, लेकिन अब ध्यान रखेंगे। सॉरी। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका सिर्फ इतना सा है कि मास्क को वो गले में लटका लेते हैं ताकि फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें दिखाई दे, लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 से बचने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको निभाना यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि हमें खुद तय करना होगा, सीमा हमें खुद तय करनी होगी। इसके बावजूद भी नज़ारा यहाँ पर यही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खुलेआम इन चीज़ों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 2000 रुपए का चालान भी यहाँ पर काटा जाता है, लेकिन उसके बाद भी नज़ारा साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना के बढ़ते समय में भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोविड-19 की दूसरी पीक जिस तरीके से एक बार फिर से नजर आ रही है, क्योंकि 1 साल पूरा होने वाला है कोविड-19 को लेकर और वो समय भी बेहद नज़दीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते नजर नहीं आ रहे। तो कैसे कोरोना से लड़ा जाएगा? कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई और नागपुर के बाद पुणे में कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन पुणे में लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। पुणे के एपीएमसी इलाके में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जहां लोग बिना मास्क के खरीदारी करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए। गवर्नमेंट करना चाहिए ना, इसका क्या इलाज करना चाहिए? भीड़ को कैसे रोकेंगे? सिस्टमेटिक मार्केट में करेंगे, मार्केट रहेंगे तो गर्दी होगा ना। अभी तो क्या सब मास्क पहनते हैं इधर, कोई ऐसा नहीं बिना मास्क का। नहीं, मास्क तो सब पहनते हैं, बिना मास्क का कोई रहता ही नहीं इधर, सब मास्क पहनते सब। डर तो सबको लगता है, डर किसको नहीं लगेगा? जीना है तो डर लगना ही चाहिए ना। कोरोना की परिस्थिति तो है, कोरोना की परिस्थिति है जैसी ही है, पहले भी वैसी ही थी, अभी भी वैसी ही है। सोशल डिस्टेंस तो रखना ही चाहिए, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो अपना ही नुकसान है। रोजी रोटी कमाने वाले वो भूखे मर रहे, इनका कहीं गवर्नमेंट को तो कोई लेना देना नहीं है। जिधर जाओ उधर देखो तो वही 10 है, 50 है, 100 है, रोज का पेपर में आ रहा है। वो तो सोशल डिस्टेंस तो कर रहे हैं, कोई कर रहे ऐसे कुछ नहीं, सब मास्क लगा रहे, हाथ धो रहे, सैनिटाइजर वापर रहे, फिर भी कुछ ये नहीं हो रहा है। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने 2,30,825 करोड़ का असेंबली में बजट पेश किया है। अकलियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें अकलियतों के लिए कर्ज, शादी मुबारक स्कीम, अकलियतों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स, जामिया निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर, कोकापेट में इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए अराजी व दीगर शामिल हैं। ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలలో ఎస్సీలతో సరిసమానంగా మైనార్టీలకు ప్రయోజనాలు వర్తింపజేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విద్యారంగంలో మైనార్టీలు ముందడుగు వేయడం కోసం ప్రత్యేకంగా మైనార్టీ గురుకులాలను ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యంగా మైనార్టీ బాలికలు బాగా చదువుకోవడం ద్వారా తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలని 50% గురుకులాలను మైనార్టీ బాలికల కోసమే ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి కేవలం 12 మైనార్టీ గురుకులాలు అరకొర వసతులతో నడుస్తూ ఉండేవి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మైనార్టీ గురుకులాల సంఖ్యను 204కు పెంచి అన్ని వసతులు కల్పించింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో గురుకులాల నిర్వహణకు 561 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాం. ఇందులో 1,00,000 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులు మంచి చదువులు చదువుకుంటున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన విద్యా సంస్థ జామే నిజామియాలో 15 కోట్ల రూపాయలతో అధునాతన హంగులతో విశాలమైన ఆడిటోరియాన్ని ప్రభుత్వం నిర్మించింది. ఇస్లామిక్ కల్చరల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ కోసం నగరంలో కోకాపేటలో 10 ఎకరాల స్థలాన్ని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభమవుతాయి. సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలనుకునే 100 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులకు ఉన్నత స్థాయి శిక్షణను వారు కోరుకున్న చోట కోరుకున్న విద్యా సంస్థల్లో ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. విదేశాల్లో విద్య అభ్యసించాలనుకునే 1,684 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులకు 294 కోట్ల రూపాయలను ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పథకం కింద మంజూరు చేసింది. 54 మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు 1,054 కోట్ల రూపాయలతో పక్కా భవనాల నిర్మాణం జరుగుతోంది. రంజాన్, క్రిస్మస్లను రాష్ట్ర పండుగలుగా ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా 7 లక్షల మంది పేద ముస్లిం క్రైస్తవులకు ప్రభుత్వం నూతన వస్త్రాలను
పంపిణీ చేసింది. పండుగల సందర్భంగా సామూహిక విందులు ఏర్పాటు చేసి వారి సంతోషంలో పాలు పంచుకుంటున్నాం. మైనార్టీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా మైనార్టీ వర్గాల వారికి ప్రత్యేకమైన అండదండలు అందిస్తున్నాం. మైనార్టీ యువతకు స్వయం ఉపాధి రుణాల్లో సబ్సిడీని అందజేస్తున్నాం. షాదీ ముబారక్ పథకం కింద 1,75,924 మంది లబ్ధి పొందారు. దీనికి గాను 1,341 కోట్ల రూపాయలను ఇప్పటి వరకు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. మైనార్టీ సంక్షేమానికి 2008 నుంచి 2014 మధ్య కాలంలో 812 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే గడిచిన 6 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 5,712 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది. ఈ బడ్జెట్లో మైనార్టీ సంక్షేమానికి 1,606 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తుంది. उत्तराखंड के वज़ीर आला तीरथ सिंह रावत के लड़कियों की जीन्स पर दिए गए बयान की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। बॉलीवुड अदाकारा व समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन जया बच्चन ने तीरथ सिंह रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। देखिए, मैं सुबह से बहुत सारे लोगों से कह चुकी हूँ और इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के ज़माने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है, ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है। और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है उनको प्रोत्साहन मिलता है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।